वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक क्या 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 स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, क्यों हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, क्या उसके यूजेस हैं। उसके बाद हमने बेसिक टर्म्स की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की, उस स्पेक्ट्रम के अलग अलग जो रीजन थे, कौन सा एनएमआर में काम आता है, कौन सा यूवी विजिबल में काम आता है, कौन सा इंफ्रारेड में काम आता है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद हमने बात की थी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर के इंस्ट्रूमेंटेशन की, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, किस तरीके से हम उनका स्पेक्ट्रा लेते हैं, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दो बेसिक टर्म हैं जो यूज की जाती हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर मैं क्रोमोफोर की बात करूं तो क्रोमोफोर नाम से ऐसे लग रहा है जैसे क्रोम मीन्स कलर, क्रोमोफोर मीन्स कलर देने वाला। वैसे क्रोमोफोर की जो एक्चुअल डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में वो यही थी कि कोई भी यूनिट, कोई भी ग्रुप, किसी मोलिकुलर कोई भी हिस्सा जिसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल रीजन में आता है। विजिबल रीजन में आने का मतलब क्या है? देखो, अगर कोई चीज विजिबल रीजन के साथ इंटरेक्ट करेगी हमारे स्पेक्ट्रा में, यानी कि विबग्योर के साथ, विबग्योर के साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी। इनमें से किसी को एब्जॉर्व कर लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो हो जाएगा, एब्जॉर्व कर लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो हो जाएगा। कोई रिफ्लेक्ट करता है तो वो पर्टिकुलर कलर शो हो जाएगा। यानी कि विजिबल रीजन के साथ जो इंटरेक्ट करेगा वो कलर देगा। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टार्टिंग में यही बोला गया कि भाई जो भी कोई विजिबल रीजन के अंदर इंटरेक्शन करता है, विजिबल कलर शो करता है, एक्चुअल में वो क्रोमोफोर है। लेकिन धीरे धीरे इस डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया। हम अकेला विजिबल नहीं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो यूवी में भी एब्जॉर्ब करे या फिर विजिबल में एब्जॉर्ब करे, इनमें से किसी भी रीजन में एब्जॉर्ब करता है। देखो, यूवी के लिए हम मान के चलते हैं नियर यूवी है 200 से 400 नैनोमीटर और जो विजिबल है वो 400 से 800 नैनोमीटर। अगर 400 से 800 के बीच इंटरेक्ट करता है तो हमें सीधे सीधे कंपाउंड कलर दिखाई देगा। अगर 400 से 800 के बीच में इंटरेक्ट करता है तो हमें कंपाउंड ही कलर दिखाई देगा। और अगर 200 से 400 के बीच में करता है तो हमें नेक्ड आई से तो कोई कलर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक वो क्या करेगा? बैंड देगा, उसकी पर्टिकुलर पीक आएगी। तो क्रोमोफोर वो सारे ग्रुप्स, वो सारी एंटिटीज जब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने के बाद एक पर्टिकुलर रीजन में, कौन से में, 200 से लेके 800 नैनोमीटर के पूरे रीजन में कहीं भी अगर स्पेसिफिक अपना बैंड देता है, एब्जॉर्प्शन शो करता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोफोर। यानी क्रोमोफोर क्या करेगा? 200 से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में अपना कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन देगा। सेकेंड थिंग है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सो का मतलब नॉट परफेक्ट। ऑक्सोक्रोम क्या है? कलर तो देगा लेकिन खुद से पूरा कलर नहीं दे सकता। यानी कि इसका पर्टिकुलर खुद का कोई कलर नहीं है। ये यूवी और विजुअल स्पेक्ट्रा में कोई पर्टिकुलर खुद का एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं शो करता। लेकिन जब अटैच कर दिया जाए किसी क्रोमोफोर के साथ, जब कोई ऑक्सोक्रोम किसी क्रोमोफोर के साथ कपल कर दिया जाए, उस कपलिंग के बाद जो क्रोमोफोर का कलर आ रहा था, क्रोमोफोर का जो कलर आ रहा था उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा देता है। और जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो भी इंक्रीज कर देता है। जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो भी इंक्रीज कर देता है। अब ये ऐसा क्यों करता है? देखो, अगर मैं क्रोमोफोर का एग्जांपल देखूं तो क्रोमोफोर, अगर सिंपलेस्ट क्रोमोफोर देखें, सी डबल बॉन्ड सी यानी एल्कीन जो है, या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये क्या करते हैं? ये 175 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्प्शन पीक शो करते हैं, जो कि एक्चुअल में इस 200 नैनोमीटर से भी कम है। यूवी के अंदर तो है, यूवी के अंदर तो है, लेकिन 200 नैनोमीटर से भी कम। हमारा स्पेक्ट्रोमीटर जो कि वैक्यूम स्पेक्ट्रोमीटर नहीं है, वैक्यूम यूवी स्पेक्ट्रोमीटर नहीं है, वो इन ग्रुप्स को एज सच डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हम 200 से 800 में देख रहे हैं, ये आ रहा है 175 पे। ये किस पे आता है? 175 नैनोमीटर पे। लेकिन
अगर इस क्रोमोफोर के साथ कोई ऑक्सोक्रोम जोड़ दिया जाए, लाइक आपका जो एल्कीन यूनिट है ये यहां पे आपका लगा दिया OH, ठीक है, तो OH क्या करेगा, OH के पास है इलेक्ट्रॉन, कौन से, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां इस तरीके से क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे, और जब कॉन्जुगेशन होगी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, कॉन्जुगेशन होगी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग सेंटर के ऊपर डीलोकलाइज हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पहले सिर्फ एक पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल था, एक पाई स्टार था, यहां से यहां ही इंटरेक्शन हो रही थी, अब क्या हो गया, अब इसके साथ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने से, कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हो गए, पहले 2 ऑर्बिटल थे, मान लिया एक ऑर्बिटल ने यहां ओवरलैपिंग की, इस तरीके से हो गया, अब जो ये गैप है पहले वाले गैप के मुकाबले कम हो गया, जब भी कोई ऑक्सोक्रोम आता है वो कंजुगेशन को इंक्रीज करता है, जब कंजुगेशन इंक्रीज होगी, पहले मान लिया मैंने सिर्फ इथीन का एग्जांपल लिया था, ब्यूटाडाइन का एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटाडाइन के केस में ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहां पे मान लिया क्या लग गया, NH2 ग्रुप लग गया, यहां पे मान लिया NH2 ग्रुप लग गया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये यहां करेगा इंटरेक्शन, ये यहां आगे, पहले सिर्फ यहां तक कंजुगेशन थी, ब्यूटाडाइन के जो 4 कार्बन के बीच में ही कंजुगेशन थी, अब कंजुगेशन क्या होगी, एक्सटेंड होगी, नाइट्रोजन तक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं इस कंजुगेशन के अंदर वो बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाएंगे तो एवरेज जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब एवरेज गैप कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो इनके एब्जॉर्बेंस का रीजन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस का रीजन इंक्रीज होगा, मतलब ये जो 175 वाला था ये कहां चला जाएगा, 210 नैनोमीटर के करीब चला जाएगा, ठीक है, और जो ब्यूटाडाइन है इसका भी 30 नैनोमीटर के अबाउट इंक्रीज हो जाएगा, तो जितनी वेवलेंथ ये पहले शो कर रहे थे उससे ज्यादा वेवलेंथ ही शो करेंगे, यानी कि क्रोमोफोर का खुद का कैरेक्टरिस्टिक बैंड होता है, ऑक्सोक्रोम उसके बैंड को एनहांस करता है, उसकी जो वेवलेंथ है उसको इंक्रीज कर देता है। अब हम देखते हैं कि जनरल किस तरीके का ग्राफ आता है। सपोज करो इस तरीके का हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है किसी भी मॉलिक्यूल का, मैं यहां से 120 से स्टार्ट कर रहा हूं, 120 नैनोमीटर से है, ठीक है, यहां पे 150 नैनोमीटर, यहां पे 180 नैनोमीटर, यहां पे 210 नैनोमीटर, यहां पे 240 नैनोमीटर एंड सो ऑन। जब हमारे पास कोई ऑक्सोक्रोम अटैच नहीं है तो जो एल्कीन यानी कि इथीन है, सी डबल बॉन्ड सी है, वो अप्रोक्सीमेटली 175 पे यहां पे पीक दे रहा है। हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को मॉडिफाई किया, इसके साथ एक ऑक्सोक्रोम लगा दिया, ऑक्सोक्रोम इसकी कंजुगेशन को एक्सटेंड करेगा। अब इसी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल पहले था या फिर कहूं जो यूनिट पहले इतना दे रही थी, अब ये यूनिट मॉडिफाई होने के बाद उस नए मॉलिक्यूल के अंदर जो स्पेक्ट्रा देगी, सी डबल बॉन्ड सी एक्सटेंडिंग कंजुगेशन विद द ऑक्सोक्रोम, जो ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो पहले यहां था, जो पहले मान लिया 120, 150, 180, ये 210, तो यहां पे जाके पीक आ जाएगी। अब इसकी कहां पे आ गई, 210 नैनोमीटर पे, पहले आई थी 175 पे, अब आ गई 210 नैनोमीटर पे। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल को मॉडिफाई किया। और मॉडिफिकेशन क्या है, एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन। हम कंजुगेशन क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ऑक्सोक्रोम का खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक बैंड नहीं होता, खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑक्सोक्रोम जो है वो होता है ऐसा जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, वो खुद से पहले कहीं कंजुगेशन नहीं कर रहा होता, वो खुद से कोई कंजुगेशन नहीं कर रहा होता, लेकिन जब उसको मौका मिलता है, कहीं पाई स्टार दिखाई देते हैं,
और वो अल्टरनेट पाई और सिग्मा बॉन्ड बने हुए हों, वहां पे वो कंजुगेशन कर सकता है। तो ऑक्सोक्रोम खुद का कैरेक्टरिस्टिक कलर ना देके, खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक बैंड ना देके, जिसके साथ अटैच हुआ है, जिसके साथ कपल हुआ है, अटैच नहीं कहूंगा मैं, कपल कहूंगा। कैसे कि मान लिया आपको ऑक्सोक्रोम लगाना है सी डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से यहां पे, यहां CH2, यहां CH2 और यहां पे जाके NH2 लगा दिया आपने। अब ये इसके साथ कपल नहीं है, जुड़ तो गया, कपल नहीं है, यानी कि इस क्रोमोफोर के साथ नहीं जुड़ा। इस मॉलिक्यूल के साथ बेशक ये जुड़ गया है, लेकिन इस क्रोमोफोर के साथ नहीं जुड़ा। क्रोमोफोर के साथ जुड़ेगा तभी तो कपलिंग होगी, इतनी दूर जाके कपलिंग नहीं होगी। ये इसके जो बैंड है उसको कब मॉडिफाई करेगा, जब यहां पे इसके साथ जुड़ा होगा। इतनी दूर जाके कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कंजुगेशन इतनी दूर जाके एक्सटेंड नहीं होगी। तो ये था क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे शिफ्ट की, कि ये जो आपने क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम लगाए हैं, ये किस तरीके से शिफ्ट करते हैं इन बैंड्स को। ये 175 से 210 पे कैसे पहुंचा दिया, और कोई कम कर सकता है कि ज्यादा कर सकता है, कौन से ऐसे शिफ्ट हैं जो हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा में देखते हैं। देखिए, चार तरीके के शिफ्ट हम पढ़ते हैं। पहला है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तीसरा है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और चौथा है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब ये शिफ्ट क्या क्या है और हम कैसे इनको पहचानेंगे, कौन से वाला शिफ्ट है ये। हम एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो हमारे पास किसी एक मॉलिक्यूल का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है। हम यहां पे लिखते हैं मोलर ऑब्जर्वेटिविटी, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं लैम्डा, और सपोज हमारा जो कर्व है वो यहां पे इस तरीके से है। मैंने अभी तक यूनिट्स नहीं बताया कि कितने 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 वैल्यू आएगी यहां पे वेवलेंथ की। मैंने जस्ट कहा कि इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज होगी, इस तरफ मोलर ऑब्जर्वेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब किसी मॉलिक्यूल का इस तरीके का यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा है, तो बाथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपरोक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं, हम इस डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर करके जानेंगे। सबसे पहली बात है बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि चेंजिंग द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन टुवर्ड द हायर वेवलेंथ, ठीक है। यानी वेवलेंथ में कैसा चेंज हो जाए। एक ये स्पेक्ट्रा है, इसकी वेवलेंथ जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाली कौन सी है, ये वाली वेवलेंथ है। अगर मैक्सिमा इसके कोरस्पोंडिंग ना के थोड़ा आगे आ जाए, दैट इज कॉल्ड बाथोक्रोमिक शिफ्ट। कैसे होगा, वेवलेंथ कैसे इंक्रीज करेंगे। देखो, आपके पास कोई क्रोमोफोर है, ठीक है, क्रोमोफोर है, तो वो क्रोमोफोर जब कंजुगेशन एक्सटेंड करेगा, वो कंजुगेशन किसी भी तरीके से एक्सटेंड हो सकती है। देखो, पहला कि आपके पास जो एक्सटेंशन है वो किसी दूसरे ऑक्सोक्रोम से हो, यानी कि आपके पास क्रोमोफोर है, इसके साथ क्या लग जाए, ऑक्सोक्रोम लग जाए। ऑक्सोक्रोम क्या करेगा, कंजुगेशन एक्सटेंड करेगा। कंजुगेशन एक्सटेंड करेगा तो क्रोमोफोर में जितने ऑर्बिटल हैं ओवरलैपिंग वाले वो, और जितने ऑक्सोक्रोम के हैं वो सारे मिक्सअप होके नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होंगे। पहले मान लिया एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर एक पाई था, एक पाई स्टार था, आपने ऑक्सोक्रोम लगा दिया, एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आने की वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आने की वजह से क्या होगा, जो गैप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन गैप, गैप हो गया कम, यानी कि एनर्जी चाहिए कम, एनर्जी चाहिए कम यानी फ्रीक्वेंसी चाहिए कम, फ्रीक्वेंसी चाहिए कम, और न्यू होता है C बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो लैम्डा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। आपने किसी क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम को
अटैच कर दिया, कपल कर दिया, तो कंजुगेशन बढ़ेगी, कंजुगेशन बढ़ेगी तो कम वेवलेंथ की एनर्जी से, यानी थोड़ी एनर्जी से, ज्यादा वेवलेंथ की एनर्जी यानी कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से ही आपका जो है ट्रांजिशन हो जाएगी। तो इतना ही एब्जॉर्प्शन शो करेगा ना, इतनी ही क्या जरूरत है जब कम वाला अवेलेबल है। तो जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट है वो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के जुड़ने से भी होता है। दूसरा, एक क्रोमोफोर दूसरे क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाए, ठीक है ना, कि ऑक्सोक्रोम जुड़े, इससे अच्छा कोई दूसरा क्रोमोफोर जुड़ जाए। लाइक आपके पास ये है बेंजीन, ठीक है, ये क्या है बेंजीन, और बेंजीन के साथ अगर दूसरी बेंजीन जुड़ जाए, बेंजीन के साथ अगर दूसरी बेंजीन जुड़ जाए, बेंजीन के साथ अगर अमाइन ग्रुप लगता है, अल्कोहल ग्रुप लगता है, वो तो क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम का एग्जाम्पल है। और बेंजीन के साथ दूसरी बेंजीन लग जाए, ये किसका है, क्रोमोफोर प्लस क्रोमोफोर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये होता तो ये किसका एग्जाम्पल होता, ये होता क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम, और ये क्रोमोफोर प्लस क्रोमोफोर, दो क्रोमोफोर जुड़ गए, कपलिंग हुई, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, कंजुगेशन एक्सटेंड हो गई, तो वेवलेंथ तो ज्यादा चाहिएगी क्योंकि एनर्जी तो अब कम चाहिएगी। सेम केस ये वाला भी है, ठीक है, यानी क्रोमोफोर के साथ या तो ऑक्सोक्रोम कपल करा दो या दूसरा क्रोमोफोर कपल करा दो, कंजुगेशन बढ़ेगी तो वहां पे कम एनर्जी चाहिए होगी ट्रांजिशन के लिए, कम एनर्जी यानी कि ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है। दूसरा केस, भाई ये तो था ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर जोड़ दिया जाए। एक और होता है कि आपके पास जो सोलवेंट है ना, वो सोलवेंट कुछ इफेक्ट डाल दे। अब सोलवेंट क्या इफेक्ट डाल सकता है वो हम सोलवेंट इफेक्ट में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों शिफ्ट को और जान लेते हैं, ठीक है। सोलवेंट इफेक्ट हम अलग से करेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में जाएगा। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट है इसको जनरली रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। रेड शिफ्ट क्यों बोलते हैं भाई रेड शिफ्ट, देखो आपके पास है यूवी, यूवी फिर उसके बाद विजिबल, यूवी तो आपको दिखाई देती नहीं, यूवी तो आपको दिखाई देती नहीं, और विजिबल में होता है क्या है, विबग्योर, विजिबल में क्या होता है, विबग्योर। अगर कोई फ्रीक्वेंसी यहां वाली है और उससे ज्यादा वेवलेंथ की तरफ जाते हैं तो किसकी तरफ जा रहे हैं, रेड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, जिसमें लैम्डा इंक्रीज कर रहे हैं। बाथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लैम्डा जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाली वो इंक्रीज हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी हम रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वॉयलेट थी तो इंडिगो ऑब्जॉर्व करने लगा, इंडिगो है तो ब्लू ऑब्जॉर्व करने, वॉयलेट है तो क्या पता ग्रीन ऑब्जॉर्व करने लग जाए, यानी कहां जा रहे हैं हम, वॉयलेट से रेड की तरफ, ठीक है, रेड की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। सेकंड है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि हमने अगर किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्रोमोफोर तोड़ दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, अब देखो अब कहां से होगा, अब तो इसकी कंजुगेशन एक्सटेंड नहीं हो रही, अब ये क्या करेगा, अब जो बहुत सारे ऑर्बिटल हो रहे थे अब उनमें से कुछ ऑर्बिटल गायब हो गए, जब कपलिंग गायब हो गई तो जो गैप है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले पहले नजदीक नजदीक थे ऑर्बिटल, इतनी एनर्जी से ही हो रहा था, अब यहां के मान लिए दो ऑर्बिटल गए, अब इतनी एनर्जी चाहिए, यानी कि ज्यादा एनर्जी चाहिए, न्यू चाहिए ज्यादा, यानी कि लैम्डा चाहिए कम। कम लैम्डा का मतलब क्या है, हम रेड की तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, रेड की तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, उसको बोलेंगे हम ब्लू शिफ्ट, ब्लू की तरफ आ गए ना, तो ये क्या है, ब्लू शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, ब्लू शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, रेड शिफ्ट। वेवलेंथ बढ़ेगी इस तरफ क्या है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, इस तरफ आओगे तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, HYPSO, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब हाइपरक्रोमिक एंड हाइपरक्रोमिक, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपर का मतलब है ज्यादा, अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे, अगर पर्टिकुलर रेडिएशन पर्टिकुलर वेवलेंथ को जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे, जो मोलर एब्जॉर्बिविटी है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, जो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके लिए 15,000 होती है E की वैल्यू, ठीक है। आपने इसके साथ कोई ऑक्सोक्रोम लगा दिया या क्रोमोफोर दूसरा जोड़ दिया, इसकी वैल्यू 15,000 से बढ़ के और 18,000 हो जाएगी,
इसकी वैल्यू 15,000 से बढ़ के 18,000 हो जाएगी। यानी पहले अगर पीक इतनी थी, ये पीक क्या हो जाएगी, ये ऊंची हो जाएगी, इस तरीके से आएगी पीक। दूसरा, जब हमने इसको जोड़ा है तो क्या हुआ है, ये सिर्फ ऊंचा ही नहीं हुआ, ये आगे भी बढ़ा है, यानी ये ऊंचा और आगे की तरफ लैम्डा बढ़ गया। यानी जब बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसके साथ साथ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी होता है। क्यों होता है वो अब हम अभी देखेंगे। तीसरा, चौथा है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपो का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कम। हाइपो का मतलब थोड़ा सा कम। हमारे पास जो शिफ्ट हो रहा था, जो शिफ्ट हो रहा था किसमें, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में, हमने क्या किया, पहले तो कंजुगेशन थी, पहले तो कंजुगेशन थी, हमने क्या किया, तोड़ दिया। हमने कंजुगेशन जैसे ही तोड़ी, हमने कंजुगेशन जैसे ही तोड़ी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं, जो ओवरलैप कर रहे थे वो घट गए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स घटेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन भी घट जाएगी। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन घटेगी तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन था, जितना मैक्सिमा था उतना मैक्सिमा ना जाके कम जाएगा। मान लिया मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, देखो बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, यहां से इस ऑर्बिटल में जा रहा था, इसमें भी जा रहा था, इसमें भी जा रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये दो ऑर्बिटल गायब ही कर दिए। अब कितनी ट्रांजिशन हो पाएंगी यहां से, एक यहां से, और ज्यादा से ज्यादा दूसरा अगर यहां से भी हो रही है तो यहां से। यानी कि जो नंबर ऑफ मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की वो घट जाएगी। जैसे ही कंजुगेशन तोड़ी तो गैप तो बढ़ा ही बढ़ा, गैप तो बढ़ा ही बढ़ा, जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन होने की यानी कि एब्जॉर्प्शन होने की वो भी घट जाएगी। यानी कि जो मैक्सिमा यहां तक आ रहा था, 18,000 तक जा रहा था या 15,000 तक जा रहा था, आपने कंजुगेशन तोड़ी, वो यहां ऊपर की बजाय यहां नीचे आ जाएगा। यानी कि जो हमारा मैक्सिमा है, ई नोट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, नीचे की तरफ आने वाले को बोलते हैं कौन सा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और ऊपर की तरफ वाले को क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब दोबारा से देखते हैं। देखो, अगर वेवलेंथ बढ़ी, कंजुगेशन होगी तो एनर्जी गैप नजदीक नजदीक आएंगे, एनर्जी गैप नजदीक नजदीक आएंगे तो एक तो हमारे पास क्या होगा, कम एनर्जी चाहिए होगी नीचे से ऊपर जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने में कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्बिटल इसके पास हो गए, बहुत सारे ऑर्बिटल ऊपर वाले के पास हो गए, नजदीक नजदीक आ गए तो कम तो एनर्जी चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होने की वजह से जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी बहुत सारे लेवल से यहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन का मैक्सिमा भी बढ़ेगा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी होगा। यानी कि जब बाथोक्रोमिक होता है तो साथ ही साथ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, और जब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, हमारे पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन थी, हमने कंजुगेशन को ब्रेक किया, कंजुगेशन ब्रेक करने से जो नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस लेवल थे वो कम हो गए, यानी गैप बढ़ा। गैप बढ़ने के साथ साथ जो प्रोबेबिलिटी है एब्जॉर्प्शन की यानी एक्साइटेशन की वो भी घट गई। जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट था, ब्लू शिफ्ट था, उसके साथ साथ कौन सा हो गया, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यानी कि बाथोक्रोमिक के साथ साथ हाइपरक्रोमिक हो जाता है और हिप्सोक्रोमिक के साथ साथ हाइपोक्रोमिक भी हो जाता है। यानी कि अगर आपने कोई क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम को कपल करवाया है तो ये बाथोक्रोमिक भी शो करेगा, हाइपरक्रोमिक भी शो करेगा। यानी मैं यहां कहूं यहां पे मैक्सिमा आएगा, और अगर आपने कंजुगेशन तोड़ी, आपने हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट करवाया तो साथ में हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी हो जाएगा और वो यहां पे मैक्सिमा आएगा। समझ गए, नीचे भी लेफ्ट में भी लैम्डा भी घटेगी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी घटेगी। और बाथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक में क्या होगा, लैम्डा भी बढ़ेगी और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये थे चार शिफ्ट। अब हम बात करेंगे जो सोलवेंट है उसकी पोलैरिटी या सोलवेंट किस तरीके से इफेक्ट डालता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उस स्पेक्ट्रम में क्या रोल प्ले करता है सोलवेंट, वो हम देखते हैं। देखिए, आपके पास दो ही टाइप के सोलवेंट हो सकते हैं, या तो होंगे पोलर और या होंगे नॉन पोलर, या तो होंगे पोलर या होंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर सोलवेंट इनके पास पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है तो कैसी इंटरेक्शन होंगी,
थोड़ी थोड़ी वंडरवाल वाली इंटरेक्शन करेगा किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। आपको क्या करना है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, स्पेक्ट्रा लेना है। आपको सोलवेंट में तो डिजोल्व करना पड़ेगा, आपको कंपाउंड तो डिजोल्व करना पड़ेगा। आप जब कंपाउंड डिजोल्व करते हो और सेल में डालते हो, दो सेल के अंदर आपको डालना होता है। एक सेल होती है हमारी रेफरेंस सेल जिसमें अकेला सोलवेंट डालते हैं, और दूसरी सेल होती है हमारी सैंपल सेल जिसके अंदर सोलवेंट के अंदर हमारा सोल्यूट जोड़ के क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, वो डालते हैं, हमारा सैंपल डालते हैं। जो यूवी विजिबल लाइट है वो रेफरेंस से ही पास करती है, सैंपल से ही पास करती है। सैंपल ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, आपको पता ही है भाई। एक तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल और एक दो टाइप के, एटलीस्ट दो टाइप के मॉलिक्यूल, तो सोलवेंट और एक हमारा सोल्यूट, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। हमें इसको ही देखना है कितना एब्जॉर्ब करता है, दोनों को कंपेयर करते हैं, हमारा स्पेक्ट्रा आ जाता है। अब सोलवेंट अगर नॉन पोलर है या पोलर है, दोनों ही केस में वांडरवाल तो कहीं नहीं गया, वांडरवाल इंटरेक्शन तो करेगा ही करेगा, वांडरवाल इंटरेक्शन तो करेगा ही करेगा। उसके बाद जो पोलर है उसके अंदर वांडरवाल के साथ साथ पोलर पोलर इंटरेक्शन भी होंगी। जब पोलर इंटरेक्शन करेगा जब वो पोलर इंटरेक्शन करेगा तो हमारा जो ये बैंड आना था ना, जो ये बैंड आना था इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, उस सारे के साथ इंटरेक्शन करके इसको क्या कर देगा, स्मूदनिंग कर देगा, करव की स्मूदनिंग कर देगा। तो ये छोटी 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 पीक अप डाउन आने की बजाय ऐसा कोई ग्राफ हमें दे देगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सोलवेंट है वो पोलर यूज ना करना पड़े, हम नॉन पोलर से काम चला लें। अगर इससे पॉसिबल नहीं हो पाता है, हम थोड़ी सी पोलैरिटी बढ़ा के देख लेते हैं कि इस कम से कम पोलैरिटी में अगर हमारा काम चल रहा है तो हम उसे यूज करते हैं। ये तो हो गया कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए। बेस्ट तो रहता है नॉन पोलर, लेकिन अगर हमारा डिजोल्व नहीं हो रहा नॉन पोलर में तो मजबूरी है कि पोलर लेंगे। दूसरी बात कि हमारा जो सोलवेंट है जो हम रेफरेंस में डाल रहे हैं, अगर इसकी पीक 200 से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में आ रही है और अच्छी खासी पीक आ रही है, देखो इसकी अगर सोलवेंट की अगर पीक आएगी, हमारे सैंपल को भी पीक देनी है इसी रीजन के अंदर, सोलवेंट खुद की भी दे दे इसी रीजन के अंदर, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे सैंपल ने कौन से वाली दी है, हमारे सैंपल ने कौन से वाली दी है। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, मान लिया 275 नैनोमीटर के ऊपर आपका कंपाउंड भी दे रहा है, आपका कोई सोलवेंट वो भी दे रहा है, किसकी है, कंपाउंड की है कि सोलवेंट की है, अकेले सोलवेंट की, पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं ऐसे सोलवेंट को यूज करना जिनकी पीक 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में आती हो। ठीक है, चलो ये भी इशू चला गया। मान लिया हमारे सोलवेंट की पीक भी इतनी नहीं आ रही 200 से 800 के बीच में, और वो उसकी पोलैरिटी भी ठीक ठाक है या नॉन पोलर है, तो वो किस तरीके से हमारे स्पेक्ट्रा के ऊपर इफेक्ट डालेगा। पहली बात तो ये, इंट्रैक्शन तो पक्का करेगा, नॉन पोलर होगा थोड़ी कम कर लेगा, पोलर होगा थोड़ी ज्यादा कर लेगा, इंट्रैक्शन तो करेगा। जो हमें थोड़े अप एंड डाउन आने चाहिए वो अप एंड डाउन को स्मूथ कर देता है, स्मूदनिंग कर देता है, करव की ये स्मूदनिंग कर देता है। अब और क्या हो सकता है, क्या सोलवेंट हमारी पीक के साइज को, यानी कि इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को, और जो लैम्डा पर्टिकुलर है इसको, क्या इसको अल्टर कर सकता है या नहीं कर सकता, वो देखते हैं। देखो नॉन पोलर तो इंटरेक्शन ही कम करता है, तो नॉन पोलर की इंटरेक्शन हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा होती भी नहीं है। पोलर की अगर बात करें तो पोलर इंटरेक्शन करता है। पोलर क्या इंटरेक्शन कर सकता है, पोलर करेगा उनके साथ जिनके अंदर होगी पोलैरिटी। हमारे पास जो ट्रांजिशन थी वो थी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। और हमने ये देख लिया था कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हैं वो हमारे ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि वो तो फार यूवी में आती हैं, 200 नैनोमीटर से कम ही आती हैं, इनको तो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते ही नहीं। दूसरा पाई टू पाई स्टार वो सबसे ज्यादा देखी जाती है क्योंकि हम कंजुगेशन की बात करते हैं। उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार कुछ एक कंपाउंड में हम देखते हैं, वो कहां पे देखेंगे, जब हमने कोई हैलाइड वगैरह ले रखा है, यानी ऐसा हेटेरो एटम
कार्बन के साथ अटैच है, जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उन केसेस में देखते हैं। तो मेन हमारा जो इफेक्ट आएगा सॉल्वेंट का, किस पे आएगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो ई नोट है या फिर ई है, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। एन टू पाई स्टार की क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब इनके साथ देखते हैं इंटरेक्शन, पोलर सॉल्वेंट कैसे इंटरेक्ट करता है। देखो, हमारे पास एक तो पाई ऑर्बिटल होगा, एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और एक पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार तो पाई स्टार ही है। तो तीन तरीके के हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल हैं। सबसे लोअर एनर्जी किसकी होती है? पाई बॉन्डिंग की। सिग्मा को तो मैंने काउंट ही नहीं किया, सिग्मा स्टार को भी काउंट नहीं करूंगा। उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? नॉन बॉन्डिंग की। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? एंटी बॉन्डिंग की। तो पाई एन एंड पाई स्टार। ठीक है, अब देखो, जो भी सॉल्वेंट होगा वो अगर इन स्टेट्स को किसी तरीके से इफेक्ट करेगा, तो उस केस में वो इस वेवलेंथ के साथ क्या करेगा? चेंजिंग करेगा, कुछ ना कुछ चेंज लाएगा। और अगर इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो चेंज नहीं ला पाएगा। अब देखो, सोलवेंट आया हमारे पास और सोलवेंट है पोलर। तो पोलर सोलवेंट क्या करेगा? जो पोलर स्टेट हैं उनको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। पोलर लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर स्टेबलाइज पोलर। अगर पोलर सोलवेंट लिया है तो इनमें से जो भी पोलर वाली स्टेट होगी उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। और अगर नॉन पोलर लिया है तो उसकी बात ही नहीं, क्योंकि वो तो इंटरेक्शन ही कम करेगा। तो हमारे पास मान लिया पोलर सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट है। अब जो एन है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां है? इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर प्रेजेंट हो, पूरे बॉन्डेड स्टेट के अंदर एक ही एटम पे प्रेजेंट हो, तो वो पोलैरिटी काज करते हैं कि नहीं? सीधी सी बात है, पोलैरिटी काज करेंगे। नॉन पोलर तो वो होगा जब दो एटम के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन हो, बिल्कुल बीचों बीच, वो होगा नॉन पोलर। लेकिन अगर किसी एक की तरफ भी झुक रहे तो ही पोलैरिटी बढ़ जाती है। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो अकेले हेटेरोएटम के ऊपर होते हैं। तो सबसे ज्यादा पोलर स्टेट कौन सी होती है? एन वाली। तो कोई भी पोलर सोलवेंट इसको बहुत ज्यादा क्या करेगा? इसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये स्टेट यहां आ जाएगी। उसके बाद रहेगी पाई। जो पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल है पहला एटम और दूसरा एटम, इनके बीच में रहने वाला होता है। पहला और दूसरा इनके बीच में रहने वाला होता है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे तो पोलैरिटी कम से कम। इन तीनों में से सबसे कम पोलर कौन सा ऑर्बिटल होगा? पाई ऑर्बिटल सबसे कम पोलर होगा। जब पाई सबसे कम पोलर है तो इसके साथ इंटरेक्शन भी बहुत कम होगी, इसके साथ इंटरेक्शन भी क्या होंगी? बहुत कम होंगी। और जो पाई स्टार है वो कहां रहेगा? पहले वाले एटम पे इस साइड, मतलब जो बीच में ओवरलैपिंग ना करे, जिसकी वजह से बॉन्ड ना बने, वही तो एंटी बॉन्डिंग है। पाई स्टार कहां रहेगा? इनके ऊपर। पाई स्टार जब इनके ऊपर रहेगा, पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो तो या तो यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। तो वो क्या करेगा? पोलैरिटी रखेगा कुछ ना कुछ, लेकिन इतनी ज्यादा तो नहीं जितनी एन की। यानी एन जो सबसे ज्यादा पोलर था, मोस्ट पोलर था, वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज। पाई जो सबसे लीस्ट पोलर था, वो सबसे कम स्टेबलाइज किया गया पोलर द्वारा। और जो पाई स्टार है, जो मीडियोकर है वो मीडियम स्टेबलाइज किया जाएगा। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? भाई स्टेबलाइज तो करता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज में तेरे को नहीं कर पाऊंगा। अब देखो, पहले हमारी ट्रांजिशन अगर N2 पाई स्टार हो रही थी, और पोलर सॉल्वेंट में जो N2 पाई स्टार है, इनके गैप को अगर मैं डिस्कस करूं, इतना गैप है, इसको लेके चलूं तो इससे गैप क्या हो गया? बढ़ गया। भाई N को तो ज्यादा स्टेबलाइज किया, पाई स्टार को कम स्टेबलाइज किया, फाइनली आउटकम क्या आया? इनके बीच का गैप बढ़ा, N2 पाई स्टार यहां पे कम एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग है, यहां N2 पाई स्टार ज्यादा एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यानी पोलर सॉल्वेंट नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। दूसरे वे में देखें, जो
पोलर सोलवेंट है, और स्पेशली कौन से, जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं, वाटर हुआ, इथेनॉल हुआ, ये सब क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे अपना प्रोटॉन चिपका देगा। जैसे प्रोटॉन इसके साथ चिपकेगा ना, तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही क्या रहेंगे, इस बॉन्ड से दूर रहेंगे, यानी यहां पे पोलैरिटी ज्यादा रहेगी। जब पोलैरिटी देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करवा देता हूं किसी पॉजिटिव आयन के जुड़ने से, तो ये और अच्छे से अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को। जब ये और अच्छे से खींचेगा तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। ये बॉन्ड जब ज्यादा पोलर होगा तो गैप बढ़ेगा ना, ठीक है। तो N2 पाई स्टार क्या है, गैप ज्यादा हो जाए किसमें, पोलर सोलवेंट में, पोलर सोलवेंट में। अब पाई टू पाई स्टार की बात करते हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए इतना एनर्जी गैप था, पाई टू पाई स्टार के लिए इतना एनर्जी गैप था। और जब पाई टू पाई स्टार पोलर सोलवेंट में देखी गई तो ऊपर वाला तो काफी नीचे आ गया और नीचे वाला इतना नीचे नहीं गया, यानी यहां जो स्टेबलाइजेशन है वो कम था और यहां स्टेबलाइजेशन ज्यादा था। तो इसके और इसके बीच का जो गैप है, इसके और इसके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले जो गैप था इससे क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, पहले वाले गैप से पाई टू पाई स्टार का। यानी ये जो पाई टू पाई स्टार था, यहां पे क्या था, ज्यादा गैप था, और अब क्या हो गया, पाई टू पाई स्टार का, पाई टू पाई स्टार का जो गैप है वो कम हो गया, ठीक है। अब इसको वेवलेंथ की टर्म में लेके आते हैं। देखो, अगर N2 पाई स्टार की बात करें, N2 पाई स्टार की बात करें, पहले गैप कम था। गैप कम का मतलब फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कम चाहिए थी, लैम्डा ज्यादा चाहिए थी। लेकिन जैसे ही गैप इसका बढ़ गया, गैप बढ़ने से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए यानी एनर्जी ज्यादा चाहिए, यानी कि लैम्डा हमें कम चाहिए। लैम्डा कम का मतलब क्या होता है, लैम्डा कम का मतलब क्या होता है, N2 पाई स्टार में पोलर से क्या हो जाएगा, लैम्डा कम, इस तरफ का शिफ्ट, इस तरफ का शिफ्ट, यानी कि ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट यानी कि कौन सा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। इसमें कौन सा हो गया, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। और जो पाई टू पाई स्टार था, पहले क्या था, गैप ज्यादा था, ये ज्यादा स्टेबलाइज कर दी, ये थोड़ी सी कम स्टेबलाइज की, ओवरऑल गैप अब क्या हो गया, कम हो गया। जब गैप कम हो गया तो क्या चाहिए इसमें, कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि ज्यादा लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या है, लैम्डा यहां की बजाय थोड़ा आगे होगा, यानी इस तरफ होगा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सा हो गया, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और जब बाथोक्रोमिक होता है तो हाइपरक्रोमिक भी होता है। जब ब्लू शिफ्ट यानी कि हिप्सोक्रोमिक होता है तो हाइपोक्रोमिक भी होता है। तो सोलवेंट पाई टू पाई स्टार को अलग तरीके से, पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है उसके लिए तो ये क्या करता है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट लाता है पोलर सोलवेंट। और जो N2 पाई स्टार है उसके लिए कौन सा लाता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट लाता है। तो सोलवेंट का अलग अलग हमारे जो ऑर्बिटल है उनके साथ अलग अलग इंटरेक्शन होने की वजह से अलग अलग इफेक्ट आएगा। अब हमारे पास जो है, हमारे पास जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मान लिया, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अगर हम इसको पोलर सोलवेंट में रखेंगे, और हम कौन सी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, N2 पाई स्टार की, N2 पाई स्टार की बात कर रहे हैं। पोलर सोलवेंट में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि पोलर सोलवेंट तो कार्बोनिल की ग्राउंड स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। दूसरे वे में देखें तो जिसकी ग्राउंड स्टेट, जिसकी ग्राउंड स्टेट ज्यादा पोलर है, हेटेरोएटम वाले की ये N वाली क्या है, ग्राउंड स्टेट, ये ज्यादा पोलर है, तो वो क्या, उसमें क्या हो जाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। और अगर किसी की एक्साइटेड स्टेट, पाई टू पाई स्टार वाले केस में क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट अगर ज्यादा पोलर है तो उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो उस केस में बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के लिए बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में तो क्या है, पाई और पाई स्टार है, पाई और पाई स्टार है। इस पे क्या इफेक्ट डालेगा, इस पे इफेक्ट डालेगा कि पाई और पाई स्टार के बीच में गैप पहले ज्यादा था,
एक्साइटेड स्टेट जो है इसकी वो ज्यादा पोलर है, उसको पोलर सॉल्वेंट ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। जब पोलर सॉल्वेंट ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एक्साइटेड स्टेट को, तो एक्साइटेड और ग्राउंड के बीच का गैप कम हो जाएगा। एक्साइटेड और ग्राउंड के बीच का गैप कम होने से हमें कम एनर्जी यानी ज्यादा वेवलेंथ यानी कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके की कोई यूनिट है जिसके अंदर क्या है, एन ऑर्बिटल है, और हम अब ट्रांजिशन कौन सी देख रहे हैं, एन टू पाई स्टार देख रहे हैं, तो हमारे पास एन ऑर्बिटल पहले यहां था, पाई स्टार यहां था, हमने डाला पोलर सॉल्वेंट, एन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पोलर होता है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, पाई स्टार कम स्टेबलाइज होगा, तो ये वाला गैप क्या होगा, बढ़ेगा। ये गैप बढ़ेगा तो एनर्जी गैप बढ़ा तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो एन टू पाई स्टार पे क्या इफेक्ट आएगा, और पाई टू पाई स्टार पे क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, यहां पे ज्यादा यहां पे कम गैप। तो ये था इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, और जो चार शिफ्ट होते हैं, बाथोक्रोमिक शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने वाला, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी उसको घटाने वाला शिफ्ट। तो आज के लिए इतना ही।